जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपके अनसॉल्व सेट नंबर 2 हाई स्कूल का यानी कक्षा 10 का सेट नंबर 2 822 AW जो सेट चल रहा है हमारा, कौन सा चल रहा है? 822 AW चल रहा है, कक्षा 10 का यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर। तो भाई इसका क्वेश्चन नंबर पहले के सभी खंड और दूसरे के सभी खंड में करवा चुका हूं और सीधे समय को व्यर्थ ना करते हुए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का खंड। तो क्या कह रहा है तीसरे का खंड? कहा है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो उनने कहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, तो बहुत ही आसान है, कई बार कर चुके हैं ये। तो देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको जो संख्या दे रखी है वो लिख लो। तो 26 पहली संख्या क्या दे रखी है? 26 दे रखी है। तो 26 के मैं करूंगा क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो 26 को मैंने क्या करा? 2 से भाग करा, 2 एकम 2, 2 3 6। फिर ये 13 किससे कटेगा? 13 से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। 13 एकम 13। तो इसके आपने गुणनखंड करे, आ गए 2 गुणा 13। फिर कितना दिया है? दूसरी संख्या आपको दी है 91। तो भाई 91 को भी भाग कर लो। किससे काटेंगे? 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी। किससे कट जाएगी? 7 से कट जाएगी। तो 7 एकम 7, कितने बचे? 2, 7 तिया 21 और 13 किससे कटे? एक बार। इसके कितने आ गए गुणनखंड? 7 गुणा 13। भाई अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यानी कॉमन का मतलब है HCF। HCF कितना होता है? तो HCF होता है आपका दोनों में कॉमन भाग। तो ये क्या हो गया? HCF आ गया। कितना आ गया? HCF 13 आ गया। हमें क्या निकालना? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला पता है आपको? क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा एलसीएम। यही तो होता है। तो पहली संख्या कितनी है? 26। दूसरी कितनी है? 91। HCF कितना है? 13। एलसीएम कितना है? भाई यही तो निकालना है। तो क्या करोगे? 13 को इधर बटे में ले आओ तो कितना हो गया? एलसीएम बराबर 26 गुणा 91। 26 गुणा 91 बटे 13। 13 से भाग करो, 13 सत्ते 91। कितना बचा? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर लिख दोगे, यानी कि एलसीएम बराबर कितना हो गया? 26 गुणा 7। तो एलसीएम 7 की 26 से गुणा कर दो। 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगे कितने? 4। 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 182 आ गया। ये इसका आंसर है। एलसीएम 182 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया। दोनों चीजें निकाल दी, है ना? नोट कर सकते हो आप इसे। चलते हैं अगले खंड की ओर। तो क्या कहा है तीसरे के खंड में? पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी कौन सी? 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 आपको दिया है। तो इनमें p का मान आपको निकालना है। किसके लिए? कि एक आदित्य हल है। इन्होंने कहा है p के किन मानों के लिए समीकरणों की, यानी p के कौन से ऐसे मान हैं जिनके मान जो है रखने पर एक आदित्य हल प्राप्त होगा। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? लिख देंगे कि दिया है रैखिक युग्म, कौन से? दिए गए रैखिक युग्म समीकरण लिख दो पहले। दिए हुए रैखिक युग्म समीकरण कौन कौन से हैं? 4x प्लस के पी वाई प्लस के 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस 2y प्लस के 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखोगे? रैखिक युग्मों की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। जब तुलना करोगे
तो A1 बराबर कितना आ गया 4, A2 बराबर कितना आ गया 2, B1 बराबर कितना आ गया P, और B2 बराबर कितना आ गया 2, और C1 बराबर कितना आ गया 8, और C2 बराबर कितना आ गया 2। भाई A1, A2, B1, B2, C1, C2 मान निकाल लिए। अब क्या है भाई, उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि एक आदित्य हल है। तो एक आदित्य हल यानी समीकरण युग्म का एक आदित्य हल के लिए समीकरण युग्म का एक आदित्य हल के लिए, तो आदित्य हल है तो क्या कंडीशन होगी, ध्यान रखिए, यानी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के अनुपात आपस में कैसे होते हैं, बराबर नहीं होते। तो भाई लगा दो, A1 का मान कितना है 4 है, A2 का मान 2 है, इज नॉट इज इक्वल टू B1 का मान P है, और B2 का मान कितना है 2 है। तो भाई 2 को इधर ले आओ तो कितना हो गया, P इज नॉट इज इक्वल टू 4 गुणा 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, P इज नॉट इज इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो क्या कहा गया है, कहा गया है चित्र में AD लंब है BC पर, यानी कि AD जो है लंब है आपका BC पर। तो देखिए AD लंब है BC पर, सिद्ध करो कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो भाई ये आपको चित्र दिया गया है कि भाई ABCD आपको दिया गया है, जिसमें कहा है AD लंब है BC के, यानी AD BC पर क्या है, लंब है, यानी ये कोण कितना है 90 डिग्री है। तो जब ये कोण 90 है तो ये कोण भी तो 90 होगा, है ना, होगा ना। तो जब ये कोण 90 है तो ये कोण भी 90 होगा। तो अब उसने कहा है तो आपको सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो भाई बहुत ही आसान तरीका है करने का, बस देखते जाइए। तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, आपको जो जो दिया है वो लिख लो। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, दिया, या मत लिखो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखें भाई, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में, ADC में। भाई समकोण त्रिभुज ADC में, भाई समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, भाई ऐसा त्रिभुज, ऐसी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसी तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या होता है, यानी इसमें एक कोण 90 डिग्री दिया हो, तो एक कोण तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये भी ध्यान रखें, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यह भी लिख दो, समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब पुनः देखें समकोण त्रिभुज, अब दोबारा क्या, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो भाई इसमें भी लगा दो, भाई जब ये कोण 90 है तो ये वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि लिख दोगे AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या लिखोगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को
घटाने पर जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे तो भाई देखें ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो गया ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है ये भाई, ये दिया है ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। जब घटाओगे तो माइनस ए डी का स्क्वायर और माइनस सी डी का स्क्वायर। तो देखें भाई ए डी का स्क्वायर प्लस का और ए डी का स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। कितना बचा, तो यहां कितना बचा ए बी का स्क्वायर माइनस का ए सी का स्क्वायर। यहां कितना बचा बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो भाई सी डी को यहां ले आओ और ए सी को उधर ले जाओ। तो देखिए तो क्या हो गया ए बी स्क्वायर, जब सी डी को आप यहां लाओगे प्लस का हो जाएगा सी डी का स्क्वायर, ए सी को उधर लेके जाओगे तो ये हो गया बी डी स्क्वायर और माइनस के इधर पहुंच गया प्लस का ए सी का स्क्वायर। तो भाई यही तो लाना है आपको, यही तो सिद्ध करना था हमें। ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही तो प्रूफ हो गया। नोट कर सकते हैं आप इसकी जोड़। देखिए बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो तीसरे का घ खंड है, क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है आपको। यानी कि आयतन दिया गया है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन दिया गया है तो घन का आयतन कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है भुजा की घात 3 यानी कि ए क्यू, या फिर भुजा की घात 3 या भुजा की पावर 3। तो भाई अब इसमें क्या है, आपसे कहा है संपूर्ण पृष्ठ निकालो। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या है 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है यानी कि 6a स्क्वायर होता है। तो भाई देखें बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो देखें आपसे कहा है घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैंने मान लिया, माना घन की भुजा बराबर कितनी मान ली, x मान ली। माना घन की भुजा कितनी है x सेंटीमीटर है। तो घन की जब भुजा मैंने x सेंटीमीटर मान ली और घन का आयतन कितना दिया है, घन का आयतन आपको कितना दिया 1331। तो लिख दिया मैंने 1331 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी। अब देखें जब घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 बराबर 1300 कितना हो गया 31। इस घात 3 को आप इधर लेके आओगे तो घनमूल बन जाएगा यानी क्यूब रूट बन जाएगा। तो भुजा कितनी है आपकी x की घात 3 बराबर 1331। तो x बराबर कितना हो गया, ये घनमूल बन गया किसका 1331 का। तो 1331 के फैक्टर कर लो। तो भाई 1331 के फैक्टर करोगे तो देखें कितना हो गया भाई, किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7 किसी से नहीं कट रहा, किससे कटेगा डायरेक्ट 11 से कटेगा। तो 11 एकम 11, तो 11 एकम 11 हो गया, कितने बच्चे 2 हो गए 23, 11 दूनी 22 बच्चा 1, कितने हो गए 11, 11 एकम 11, फिर 11 से करो 11 एकम 11 बच्चा 1, 11 एकम 11 यानी 11 से करा एक बार। तो कितना आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं x बराबर यानी कि घनमूल है 11 गुणा 11 गुणा 11। तो x का मान कितना आएगा, इन 3 का पेड़ बना के 3 की जगह 1 बाहर आएगा यानी कि 11। तो ये हो गया x बराबर 11 सेंटीमीटर यानी घन की भुजा कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें तो उसने कहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, कितना होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है यानी कि 6 गुणा एक्स स्क्वायर। तो 6 आ गया एक्स का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो गुणा कर दो 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 कम 6 और कितने हो गए 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बहुत आसान तरीके से। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
यानी तीसरे के चारों खंड हो गए का खा गा घ। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 का पहला खंड क्या कह रहा है? चौथे का पहला का खंड है, कहा है सिद्ध करो कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करनी है। तो इन क्वेश्चनों में जब भी आपसे कहा जाए अपरिमेय सिद्ध करो तो आपको क्या करना है? उसका उल्टा मान लेना। यानी वो कहेगा सीधा चलने को, हम चलेंगे उल्टा, है ना। वो तो कह रहा है आप यहां से सीधे जाइए और हम क्या जाएंगे? उल्टे जाएंगे। तो यानी कि उल्टे जाएंगे लेकिन आंसर सीधा लाके दिखाएंगे, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। तो भाई सबसे पहले भाई सिद्ध करो कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे कि माना क्या? कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। भाई अब आप कहोगे उनने तो अपरिमेय कहा, भैया अपरिमेय ही लाके देंगे आंसर हम, लेकिन हम क्या करेंगे? उनने कहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो लेकिन हम लेके उसका उल्टा लेके चलेंगे। अगर ये हमने उल्टा लेके चले, परिमेय आ गया तो इसका उल्टा वो अपरिमेय अपने आप हो जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। तो माना 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है? परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या के लिए उसको अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए ना, P बटे Q के रूप में। तो देखिए जब मान लिया आपने कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा? 3√2 बराबर P बटे Q के रूप में होगा, नहीं होगा? जब P बटे Q के रूप में होना चाहिए इसे, भाई नहीं होगा तो काम मामला खराब हो जाएगा। होना चाहिए, P बटे Q के रूप में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? P और Q। भाई इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रहे जब परिमेय संख्या होगी तो Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q धन पूर्णांक होने चाहिए, धन पूर्णांक, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो Q इज नॉट इक्वल 0 तथा P व Q क्या है? इसमें धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक है तो देखिए भाई परिमेय संख्या है 3√2। 3√2 बराबर क्या है? P बटे Q के। परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या 3 को इधर ले आओ, तो √2 बराबर P बटे 3Q हो गया। P बटे 3Q हो गया। चूंकि अब देखें, चूंकि क्या देखें कि 3 और कॉमा P और Q तीनों ही पूर्णांक हैं, तो लिखोगे चूंकि 3, P व Q क्या है? भाई पूर्णांक है, पूर्णांक है इसलिए P बटे 3Q क्या हो गया? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जब, तो परिमेय संख्या दो बराबर किसके? √2 के। तो √2 भी तो परिमेय संख्या हो गई, है ना। तो जब ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, अर्थात मतलब क्या हुआ इसका? अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है ना भाई? कहने का मतलब यह है, उसने हमसे कहा था कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है आपको, तो हमने परिमेय मान लिया कि माना 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो 3√2 किस रूप में होगा? P बटे Q के रूप में होगा, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। जब 0 के बराबर नहीं हो सकता तो P और Q क्या होंगे? धन पूर्णांक होंगे। तो धन पूर्णांक होंगे, कोई बात नहीं, धन पूर्णांक होंगे। तो हमने लिख लिया 3√2 बराबर P बटे Q के रूप में। 3 को बटे में ले आए तो P है, 3 है, Q है। भाई ये तीनों संख्या पूर्णांक है ना, कोई 0 भी नहीं है। यानी देखो 3 और Q के 0 तो नहीं है, यानी कि 3 पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है। तो ये P बटे Q के रूप में है, यानी अंश बटे हर के रूप में है। तो क्या हो गया?
ये परिमेय संख्या हो गई। जब ये परिमेय संख्या हो गई तो ये भी परिमेय संख्या हो गई ना, दोनों परिमेय संख्या हो गई। तो अब इस कथन का विरोधाभास करता है। अब जो हमने माना है जो इस कथन का क्या करता है, विरोधाभास करता है, यानी उसका उल्टा कहता है। यानी तो अतः यह इस कथन का विरोधाभास करता है, यानी कि उसका विपरीत में होता है ना, विपरीत विरोधाभास करता है। तो विरोधाभास करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई हमने तो परिमेय ला दी और वहां तो √2 अपरिमेय की बात चल रही है, तो भाई यानी जो हमारा कथन जो है वो इसके उल्टा चल रहा है। तो विरोधाभास कर रहा है कि क्या कर रहा है कि √2 विरोधाभास करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि भाई वो तो कह रहे सिद्ध करो √2 अपरिमेय संख्या, 3 √2, और हमने तो यहां परिमेय संख्या ला दी, यानी उस पर एक दूसरे अपोजिट हो गया ना, लड़ाई हो गई आपस में, एक दूसरे अपोजिट हो गए। तो भाई उनने कहा, यानी ये जो कथन लेके आए हैं कि 3p व q पूर्णांक है, इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या है, तो अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, तो 3p/3q जो है क्या परिमेय संख्या हो गई, तो √2 भी उसके बराबर है, इसलिए परिमेय संख्या हो गई। तो ये जो कथन है हमारा, ये विरोध कर रहा है किसका, इस वाले का, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, विरोध कर रहा है। और ये विरोधाभास किसके कारण हुआ, हमारी गलती के कारण, क्योंकि हमने उसको उल्टा माना था, है ना। और यह क्या लिखोगे, और यह विरोधाभास, और यह विरोधाभास हमारी, ये विरोधाभास हम स्वयं की, भाई ये स्वयं लिख लो या हमारी लो, कैसे लिख लो, अपनी, और यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण होता है। किसके कारण होता है, भाई हमने गलत कल्पना कारण हुआ ना, हमने तो गलत माना था, तो इसलिए 3 √2 एक परिमेय संख्या है, किसके, तो भाई यही कि, और ये विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण होता है कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है। भाई यही तो हमने मानी थी, गलती हमने क्या करी थी, हमने उल्टा लिया था, उल्टा लिया ना, परिमेय संख्या तो उसका उल्टा अपरिमेय संख्या, तो यानी क्या हो गया, अतः 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया ना, कितना आसान है। तो भाई समझ लो, समझने वाली चीज है, टफ कुछ नहीं है, बस बहुत आसान है। बस करना क्या, उसने कहा है सिद्ध करो कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको उल्टा ले लेना है। हमने क्या करा, इनने तो अपरिमेय कहा है इसको, ये कह रहे हैं ये अपरिमेय आएगा, हम तो नहीं मानते, हमने इसका उल्टा ले लिया, हम तो परिमेय लेके चलना है, ये तो परिमेय आ जाएगा, और परिमेय उल्टा लेके चलो, उल्टा हो गया, तो ये उल्टा हुआ ना, तो सीधा क्या होगा इसका, 3 तो अपरिमेय संख्या, तो वो सीधा कर दिया मैंने लास्ट में लाके, बात समझे ना। यहां पे मैंने उल्टा करा, तो जो उल्टा ही तो आंसर आया, और उल्टा आंसर थोड़ी लाना हमें सीधा लाना है, तो इसका सीधा कर दिया, परिमेय का अपरिमेय हो गया, है ना। तो माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, तब 3 √2 बराबर p/q होना चाहिए, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q इस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक है। तो भाई 3 √2 बराबर p/q के रूप में, 3 को बटे में लिया, p और बटे 3q, तो 3 p व q कैसे हैं, पूर्णांक है, तो ये क्या है, p/q के रूप में, तो परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या हो गई, तो ये भी तो बराबर है इसके, तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। और यह कथन विरोधाभास करता है क्या, कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसका अपोजिट है ना, तो ये विरोधाभास कब हुआ, हमारी गलती की वजह से, कि हमने इसका उल्टा माना था, तो ये गलत, जब हमने गलत माना तो गलती तो आंसर आया, सही आंसर कैसे आएगा, उसको पलट देंगे, तो यानी कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या हो गई, तो हमने परिमेय मानी थी, उसका उल्टा कर दिया, अपरिमेय संख्या हो गई। आ गया आंसर, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। करते हैं अगले खंड की ओर, कि चौथे का खा खंड क्या दिया है,
यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करो कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। यानी कि चौथे का खा खंड है कि tan A और बराबर cot B है तो सिद्ध करो कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो भाई देखें कैसे, बहुत ही आसान। क्या दिया है आपको, आपसे कहा है tan A बराबर cot B है तो आपको लेके आना है, तो क्या लेके आना है, A प्लस बी बराबर 90 लेके आना। भाई 3 लाइन का सवाल तो है। तो हम क्या करेंगे, हमने tan A ऐसी रहने दिया, इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस का b, है ना। चूंकि क्या होता है कि इसमें tan A बराबर tan 90 माइनस b, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो भाई tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके हो गया, cot थीटा के हो गया। तो cot थीटा के हो गया तो भाई देखें, यानी कि tan, अब इसमें tan से tan निगलेक्ट हो गया, यानी कितना बचा भाई, यहां बचा a बराबर कितना, a बराबर 90 माइनस का b। तो b को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो भाई यही तो आंसर लेके आना है, ये दिया है तो यही तो ले आया मैं। आप नोट कर लो बहुत अगले खंड की ओर। तो आपको दिया है क्या, चौथे प्रश्न का गा खंड दिया है कि 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर दी है। यानी कि आपसे कहा है, भाई ध्यान है ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज मत होना कि आपने सोचा कि ऊंचाई ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया है और भूमि पर छाया बन रही है तो ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का सवाल आ गया, है ना। ऊंचाई दूरी वाला नहीं है सवाल ये, है ना। आपको ध्यान रखना है क्या कहा इन्हें, भाई उसने कहा है 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी मैंने मान लिया 6 मीटर लंबाई वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये मैंने मान लिया। तो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई कितनी है, 6 मीटर। तो 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, ये 4 मीटर है, यानी यहां से यहां तक कितनी है, 4 मीटर है। अब उनने कहा है जबकि उसी समय, यानी उसी समय उसी वक्त उसने क्या कहा है, एक मीनार की छाया की लंबाई, यानी मीनार दे रखी है, मीनार की छाया की लंबाई हमने मीनार भी मान लो भैया मीनार ये बना दी। तो ये कहा इनने मीनार, तिरछी हो गई थोड़ी, सीधी कर लो। तो भाई क्या कहा इनने, मीनार ये हो गई, तो भाई ये मीनार है, इनने कहा है तो उसी समय मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 है। यानी कि मीनार ये बना दी, जिसकी छाया कहां गई, यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई, 28 मीटर है। तो आपसे कहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की क्या बताओ, ऊंचाई बताओ। तो देखें भाई मीनार की ऊंचाई बता देंगे। मान लो क्या दिया है, ये दिया है A, ये दिया है B, ये दिया C, ये दिया D, ये दिया E। तो पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे हम, क्या लिखोगे, माना मीनार की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h है। भाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h मान ली। तो भाई अब देखें, क्या देखें भाई, स्तंभ ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई कितनी है भाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई 6 मीटर, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ कौन सा है, CD। तो CD बराबर कितनी है, 6 मीटर। और स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया की लंबाई यानी कि DE कितनी है, 4 मीटर। और मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई यानी कि BE बराबर 28 मीटर। तो भाई हमें क्या करना है, H का मान निकालना है। तो H का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज किसकी बात कर रहा है भाई, कौन से बनना समरूप त्रिभुज, CDE और ABE।
तो लिखोगे समरूप त्रिभुज CDE व त्रिभुज ABE में। भाई समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रगुण क्या होता है उसका, कि उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो भाई लिख दो AB बटे CD बराबर क्या हो जाएगा, BE बटे DE। तो भाई AB कितना है, AB हमारा H है और CD कितना है 6, BE कितना है 28 और DE कितना है 4, 4 से भाग करा 4 सत्ते 28। तो यानी यहां कितना आ गया, H बराबर 7 गुणा 6, यानी कि H का मान कितना आ गया, H बराबर 7 6 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 42 मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का नहीं है, ऊंचाई दूरी का नहीं है, ये आपका त्रिभुज वाले पृष्ठ से लिया गया है, पार्ट से, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए चौथे का, क्योंकि चौथे का घा खंड जो दिया है वो एक रचना दे रखी है, रचना दे रखी है कि आपको एक रेखाखंड दिया है, उसको 2:3 या 4:3 में बांटना है। तो भाई ये रचना आप अपने हाथ से कर सकते हैं। तो बाकी मैंने क्वेश्चन करा दिए कराने वाले, है ना। तो चौथे के काखंड खाखंड गाखंड करा दिए, चारों खंड कंप्लीट हो गए। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और अगले क्वेश्चन जो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।